ओके फ्रेंड, हम इस वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर आए हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए या मैकेनिकल के लिए भी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको शॉर्ट फॉर्म में सोम कहते हैं या मॉस के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को, और ये सब्जेक्ट हम किस लेवल पे पढ़ाएंगे और किन किन एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा ये हम बेसिकली हम इस सब्जेक्ट का कंटेंट आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के साथ साथ एसएससी जेई प्री एंड मेंस, एसएससी जेई प्री एंड मेंस प्लस में आपको ये सब्जेक्ट का कंटेंट बेनिफिट करेगा सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में, चाहे वो एसबीटीई पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक का हो या कोई भी पॉलिटेक्निक का हो, या फिर बीटेक का सिलेबस। बीटेक का सिलेबस में ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट के लिए पूरा का पूरा इसमें ऑल टॉपिक्स कवर किए जाएंगे साथ साथ में। तो जो स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं सेमेस्टर का भी, तो उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज बहुत ही यूजफुल है और पॉइंट्स वगैरह बना करके सेमेस्टर में लिखने के लिए। और चूँकि ये ईएस लेवल या ईएस गेट एंड एसएससी जेई मेंस लेवल के आधार पे चला रहेगा वीडियो, तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी साथ साथ में तैयारी होगा। हम इस सब्जेक्ट में आपको कंटेंट लेकर चलेंगे। हमारा क्लासरूम का वर्कबुक रहेगा मेडजी का जो वर्कबुक है उसी को हम पूरा कवर करते चलेंगे। मेडजी के अंदर में जो वर्कबुक चलाया जाता है, जो बुक्स वगैरह चलाए जाते हैं, उसी को कंटेंट को हम लेकर के चलेंगे क्योंकि हमारा पढ़ाई वहीं से हुआ है। और इसके बाद ये मेरा क्लासरूम का वर्कबुक रहेगा, मेडजी का ही रहेगा। ईएस और गेट के लिए क्लासरूम का वर्कबुक यही रहेगा। और दूसरा साथ साथ हम चैप्टर वाइज गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करते चलेंगे, ईएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करते जाएंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर सॉल्व करते चलेंगे, और एसएससी जेई मेंस एंड प्री, एसएससी जेई मेंस एंड प्री दोनों का इतना एग्ज़ाम्स का प्रीवियस ईयर को हम चैप्टर वाइज सॉल्व करते चलेंगे हर एक वीडियो में। तो आपको इतने स्टैंडर्ड लेवल्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बैंक को सोल्व कराया जाएगा, तो उसको समझने के लिए जो बेसिक्स रूप से, फंडामेंटल रूप से जो कॉन्सेप्ट चाहिए उसको आपको डिटेल में हर एक वीडियो में देखना होगा, तभी हम वहाँ कॉन्फिडेंस रूप से बता पाएंगे सभी चीज़ आपको। ऐसे तो कुछ एग्ज़ाम जैसे एसएससी जेई का प्री है, आप केवल लेक्चर ही सुन लीजिए तो उसका 80 to 90% क्वेश्चन केवल लेक्चर्स के आधार पर टिक कर लीजिएगा। और इस तरह से आपको बेसिक बातों को सीखते हुए एक स्टैंडर्ड लेवल तक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। तब हम ईएस और गेट का भी ऑल क्वेश्चन लगभग 100% क्वेश्चन, 99%, 1% अगर छोड़ दे कुछ डेटाबेस आ जाता है, तो लगभग 99% क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर कराए गए कॉन्सेप्ट से खुद ब खुद बनेंगे। गेट का भी और हम ईएस का भी कवर करते चलेंगे धीरे धीरे। उसका भी मेंस वगैरह उसको थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है क्वेश्चन बैंक वगैरह, तो आप लोग खुद से लगाइएगा, लगेगा लगभग उसको में भी 80-90% खुद से लगेगा। कुछ उतना बड़ा यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो उसमें डेटाबेस कुछ रटने के आते हैं, तो आपको खुद से करना होगा, उसका सोल्यूशन देख करके सीखना होगा। बाकी 90% इस क्लास लेक्चर से ईएस के भी लगेंगे। तो ये हम बातें बता दिए कि आपको किस लेवल पे इस सब्जेक्ट को हम सिखाने वाले हैं। तो जो बच्चे खास करके एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसबीटीई डिप्लोमा बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपको सोम का। तो इसे हर एक लेक्चर आप मिस नहीं कीजिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल ढंग से सीखना पड़ता है। बाकी अगर टेक्निकल सब्जेक्ट को टेक्निकल ढंग से प्रैक्टिकली फील्ड के हिसाब से नहीं सीखिएगा तो बहुत बोझ बन जाता है, ये रटना पड़ जाता है हर चीज़, और नहीं तो ये बहुत ईजी है फिर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है और ये क्यों हम लोग को पढ़ना है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग हर एक मटेरियल का
अलग अलग लोडिंग कंडीशन के हिसाब से, हर एक मटेरियल का अलग अलग लोडिंग कंडीशन के हिसाब से उसका स्ट्रेंथ निकालेंगे कि उसका कैपेसिटी कितना है, यानी कि उसका ताकत मैक्सिमम बिना फेल हुए उस मटेरियल का कितना कैपेसिटी है झेलने का लोड को, वही कहलाता है उसका स्ट्रेंथ। और ये अलग अलग लोड के लिए एक ही मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। जैसे हम इस मार्कर को अगर ऐंठ करके तोड़ते हैं तो कितना टॉर्क पर ये टूटेगा ऐंठा करके, यानी कि टॉर्सन के वजह से कितना टॉर्क पे टूटेगा ये, वो उसका मैक्सिमम जो होगा फेलियर के टाइम जो हम लोग मानेंगे कि इतना के बाद इसको फेल माना जाएगा, इतना डिफॉर्मेशन के बाद इसको फेल माना जाएगा, तो उसमें आपको जिस मैक्सिमम टॉर्क के वैल्यू पर ये फेल होगा वो कहलाएगा उसका टॉर्सनल कैपेसिटी, मैक्सिमम टॉर्सनल कैपेसिटी। और अगर इसको हम बेंड करके तोड़ते हैं तो बेंडिंग का वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वो टूटेगा वो कहलाएगा मैक्सिमम इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ, उसका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ। और अगर ये शियर में फेल होता है, शियर में जैसे अगर इसमें बेंडिंग लगा रहे हैं तो इसके प्लेन स्लाइड्स करते हैं, तो अगर इसका फेलियर प्लेन स्लाइडिंग के वजह से हुआ है, शियर फोर्स के वजह से हुआ है, तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी जिस पर ये शियर में फेल हो रहा है उसका शियर स्ट्रेंथ कहलाएगा। और यही है मटेरियल का स्ट्रेंथ, जो कि हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही सीखेंगे। अलग अलग लोडिंग कंडीशन के वजह से अलग अलग मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि हम जब तक मटेरियल का स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानेंगे, बाहर से आने वाले लोडिंग को झेलने के लिए अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर का क्रॉस सेक्शन का साइज क्या होना चाहिए कि बाहर से आने वाले लोडिंग को झेल ले, वो डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल से वो मेंबर बनाया जा रहा है उसका स्ट्रेंथ कैसा है, अलग अलग लोडिंग कंडीशन के हिसाब से, बेंडिंग में कैसा है, शियर में कैसा है, टॉर्सनल में कैसा है, उसका स्ट्रेंथ मटेरियल का। जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन साइज उतना छोटा होगा, छोटा भी क्रॉस सेक्शन साइज लेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट झेलेगा वो, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जब तक हम मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करना नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी मटेरियल से कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं कर पाएंगे एक्सटर्नल लोडिंग को झेलने के लिए। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल की कैपेसिटी निकालना सीखते हैं, उसके स्ट्रेंथ अलग अलग लोडिंग कंडीशन में स्ट्रेंथ डिसाइड करना सीखते हैं। तो जब तक ये नहीं कीजिएगा आप कोई डिजाइनिंग नहीं कर पाइएगा। अगर जैसे कि धुरी होता है, मिल वगैरह देखे होंगे, धनकुट्टी मिल वगैरह या जाता आटा का मिल, ये सब उसमें शाफ्ट लगे रहते हैं, तो शाफ्ट में टॉर्क लगता है और वो टॉर्क को झेलने के लिए उस शाफ्ट के पास टॉर्सनल रेजिस्टेंस, टॉर्सनल कैपेसिटी होना चाहिए, टॉर्सनल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो मैक्सिमम शाफ्ट की मोटाई क्या होना चाहिए एक्सटर्नल लोड के हिसाब से, जो एक्सटर्नल लोड आपको आने वाला है घुमाने के लिए, उसको झेलने के लिए मैक्सिमम शाफ्ट की मोटाई क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि उसका शियर, बेंडिंग और टॉर्सन के वजह से स्ट्रेंथ कितना है उस मटेरियल का जिससे वो शाफ्ट बनाया जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है जो हम बता रहे हैं आपको कि स्ट्रेंथ, मटेरियल का स्ट्रेंथ जाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये तो सोम का कुछ बेसिक बातें कर रहे थे, बट अभी डिफिनेशन हुआ नहीं है। बेसिकली सोम कैसे डिफाइन है वो आगे हम करेंगे, उसके पहले हम इसमें कुछ स्टार पॉइंट करके कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। हमारा हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है सब्जेक्ट को, पढ़ाया नहीं जाता है केवल कि आप पढ़ लीजिए ये होता है और रट लीजिए और न्यूमेरिकल बना लीजिए ऐसे याद करके फार्मूला वगैरह, तो उससे बड़े एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा। SSC JEE का प्री कर सकते हैं आप, मेंस नहीं कर सकते। मेंस डिजाइनिंग है और उसमें आपको भरपूर नॉलेज चाहिए। और गेट वगैरह का तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं गेट में, टेक्निकल ढंग से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए तो आपको बेसिक फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी एक क्लियर कट एक बार में गेट का क्वेश्चन बनता है। हर एक क्वेश्चन क्लियर, कोई एरर नहीं रहता है उसमें, एकदम क्लियर एक बार में बनता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक बात, उसके बाद हम लोग सोम को इंट्रोडक्शन लिखवाएंगे, कराएंगे। कहाँ पे सोम का इंट्रोडक्शन होगा उसके पहले फर्स्ट स्टार हम बेसिक के रूप में पढ़ते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर में ही चल रहा है। इंजीनियरिंग साइंस
है सोम कहाँ है ये पता लगाते हैं पहले। इंजीनियरिंग साइंस के एरिया में सोम का स्थान कहाँ है ये पता लगाते हैं पहले, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सोम की तरफ बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग साइंस के एरिया में इंजीनियरिंग साइंस को जनरली 3 पार्ट में कैटेगरी करके पढ़ा जाता है, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यही 3 पार्ट में तोड़ करके पूरा इंजीनियरिंग के अंदर में जो साइंस पढ़ना है वो उसकी स्टडी किया जाता है। तो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप जानते हैं कि फ्लूइड क्या होते हैं, इसके बारे में, फ्लूइड के ऊपर लगने वाले फ्लूइड के स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। जैसे एक बार देखे थे आप लोग वीडियो में, फ्लूइड का डिफिनेशन कि ये पानी है तो इसके ऊपर में कोई अगर फोर्स एफ लग रहा है तो टैजेंशियल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होते रहता है। अगर कोई मटेरियल पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और उसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, टाइम के अनुसार कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है अनलिमिटेड टाइम तक, वो डिफॉर्मेशन बंद ही नहीं रहता है, भले ही जितना भी स्मॉल मात्रा में आप टेंजेंशियल फोर्स लगाए हो, तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है फ्लूइड। और फ्लूइड के मोशंस, फ्लूइड के अंदर में लग रहे फोर्सेस को स्टडी करते हैं, तो ये सब सारे मोशंस के बारे में, एक्सेलरेशंस के बारे में, तो ये चला जाता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में। ये कहाँ चला जाता है? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में। बाकी हम बातें करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इंजीनियरिंग साइंस में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दुनिया में इनफाइनाइट तरह के मटेरियल्स हैं और हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और उस सभी प्रॉपर्टीज का स्टडी हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग साइंस में ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एक ब्रांच जो है वो एमटेक लेवल पे इस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का मटेरियल साइंस के नाम से डिटेल्स पढ़ाई किया जाता है एमटेक लेवल पे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और इंजीनियरिंग साइंस का पहला पार्ट जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो है सॉलिड मैकेनिक्स, वो है सॉलिड मैकेनिक्स। तो सॉलिड मैकेनिक्स क्या है? इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि डिप्लोमा हो या बीटेक हो, फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 11th में भी मैकेनिक्स पूरा का पूरा पढ़ना है, यही जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है। हालांकि थोड़ा सा चेंजिंग है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और 11th का जो मैकेनिक्स है उसमें, बट बाकी लगभग 90% सेम टू सेम है। तो जो बच्चे 11th पढ़ें अच्छे से उनको भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आसानी से समझ में आता होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। हम लोग अपना ब्रांच का बात करें तो पूरे सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझे। तो ये होता क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स का ही पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये कैसा, कब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है? देखिए, जब बॉडी ऐसा हो कि डिफॉर्मेबल ना हो, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी करते हैं। रिजिड बॉडी के अंदर में अगर हम लोग रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम लोग मोशन का स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का स्टडी कर रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन का स्टडी कर रहे हैं, उसके हर एक मतलब कि मोशन के पैरामीटर्स का स्टडी कर रहे हैं विथ फोर्स के एनालिसिस के साथ साथ, तो ये सारे के सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर जाता है। और ये ऐसा बॉडी के ऊपर जो रिजिड हो। अब बात यहाँ आता है कि भाई कौन बॉडी रिजिड कहलाएगा, कौन बॉडी रिजिड कहलाएगा और कौन बॉडी रिजिड नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम एक रैंडम बॉडी उठाते हैं। ये एक अजूबा टाइप का बॉडी है जिस पर हम 2 पॉइंट मार्किंग किए हैं A एंड B। इन दोनों के बीच का लेंथ है L, इन दोनों के बीच का लेंथ है L। अब हम इस पर t = 0 पर t = 0 पर एक फोर्स लगाएं। एक फोर्स क्या मतलब डिफरेंट टाइप के बहुत सारे फोर्स लगा दिए और उसको एक से दिखा रहे हैं, और मोमेंट भी लगा दिए, फोर्स भी लगा दिए और मोमेंट भी लगा दिए। सब कुछ इस पर जो करना था एक्सटर्नल लोडिंग का काम कर दिए। उसके बाद कुछ देर के बाद टाइम पास हो रहा है, उसके बाद देख रहे हैं कि बॉडी मोशन कर रहा है, फोर्स के वजह से, टॉर्क के वजह से, मोमेंट के वजह से बॉडी मोशन वगैरह सब कर रहा है। और मोशन के दौरान किसी भी एट ए रैंडम टाइम, एट टाइम t = t पे हम लोग चेक किए A और B के बीच का दूरी क्या बदल रहा है। A और B पॉइंट जो है बॉडी के अंदर का पार्ट है, अंदर के 2 पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच का दूरी बदल रहा है नहीं बदल रहा है, चेक किए। तो अगर नहीं बदलता है यानी कि L = L' रहता है, फोर्स और मोमेंट लगने के बावजूद भी, मोशन हो रहे हैं उसके बावजूद भी इंटरनल बॉडी के कोई पार्ट्स में सिचुएशन में चेंजिंग नहीं हो रही है, यानी कि L = L' ही रहता है, तो इस तरह के बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। और इस तरह के बॉडी के मोशन का स्टडी हम करते हैं, फोर्स एंड टॉर्क वगैरह लगा करके उसके मोशन का स्टडी करते हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर में आता है।
वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर में आता है। चलिए, तो सॉलिड मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट क्या है, वो है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मॉस। सॉलिड बॉडी का दूसरा पार्ट सोम या मॉस है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब ये डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, ये ऐसा बॉडी होता है जिसके ऊपर अगर बाहर से एक्सटर्नल लोडिंग दिया जाता है तो उसके पार्ट्स, उसके पार्टिकल्स के बीच का पोजीशन चेंज होता है, यानी कि वो अपने आप का शेप को भी परिवर्तन करता है, डिफॉर्म करता है, इसीलिए कहलाता है डिफॉर्मेबल बॉडी। ये क्या कहलाता है, डिफॉर्मेबल बॉडी। इसको एक सिंपल एग्जांपल, एक रैंडम बॉडी सेम उस तरह लिए, एक्सटर्नल लोडिंग लगाएं, t=0 पे इसके बीच ए और बी के बीच का लेंथ l है और t=t पे l' है, और अगर l बराबर l' नहीं हुआ, l बराबर l' नहीं हुआ, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स भी कॉम्प्रेस हो रहे हैं या एलोंगेट हो रहे हैं, यानी कि अंदर वाले पार्ट्स दो पोजीशन के बीच में बॉडी में सिचुएशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इस तरह के बॉडी को बोलते हैं हम डिफॉर्मेबल बॉडी। और इस तरह के बॉडी के ऊपर अगर फोर्सेस का एनालिसिस, डिफ्लेक्शन का एनालिसिस करते हैं, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना इसका डिफॉर्मेशन हुआ है, ये सब का स्टडी करते हैं, कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, नॉर्मल, शियर, बेंडिंग, ये सब वगैरह कितना आ रहा है, और उसका स्ट्रेंथ क्या है, सब कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चला जाता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम के अंदर में, यानी कि स्टडी हम लोग करेंगे सोम के अंदर में किसकी, डिफॉर्मेबल बॉडी का स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा इंजीनियरिंग साइंस का इंट्रोडक्शन, और साथ साथ सोम का इंट्रोडक्शन चल रहा था। ये सारी चीज़ें के साथ ही बेसिक चीज़ें हैं जिसके साथ सोम का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है आपको। और क्योंकि सोम है कहाँ पे, अभी देखा हमने इंजीनियरिंग साइंस में इसका सोम कहाँ है, सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर में यहाँ है, ये डिफॉर्मेबल बॉडी का केस है। अब ये डिफॉर्मेबल बॉडी में भी सोम सब जगह नहीं है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, अगला एक स्टार पॉइंट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में ही, अगला स्टार पॉइंट पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, यानी कि बॉडी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का बात हम करेंगे। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन अगला टॉपिक पर करेंगे। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एक बॉडी को फ्रैक्चर पॉइंट तक, शुरुआती से लेकर के फ्रैक्चर पॉइंट तक एलोंगेट करवाएंगे, यानी कि उसको डिफॉर्म करवाएंगे, और हर एक सिचुएशन का स्टडी करेंगे, हर एक सिचुएशन में उस बॉडी का स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना करके स्टडी करेंगे, और उसमें देखेंगे हम लोग कि सोम हमारा किस हिस्सा तक काम करता है। आपको बताया जाएगा आगे इसमें कि पूरे डिफॉर्मेशन के केस में सोम हमारा नहीं चलता है, पूरे डिफॉर्मेशन के केस में सोम नहीं चलता है, जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड है, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मेशन के अंदर में अगर कोई सिचुएशन का स्टडी कर रहे हैं तो वही सोम के अंदर में स्टडी होता है। इलास्टिक लिमिट के अंदर में डिफ्लेक्शन, इलास्टिक लिमिट के अंदर में स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट के अंदर में डिफरेंट टाइप के लोडिंग का स्टडी ये सब कर रहे हैं, और डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर तक ही है अभी, तो वो सब स्टडी सोम के अंदर में किया जाता है। अगर इलास्टिक लिमिट के बाद भी बॉडी डिफॉर्म कर रहा है तो उसके डिफॉर्मेशन के बारे में स्टडी, उसके बाद उसको में स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में स्टडी वगैरह जो करेंगे वो हम लोग प्लास्टिक लिमिट थियरी के अंदर आता है, इलास्टिक नहीं, प्लास्टिक लिमिट थियरी, और ये सोम के अंदर में नहीं, वो हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो आप लोग, आई होप आप लोग को कुछ स्टडी यहाँ से आइडिया मिल गया होगा कि भाई सोम कहाँ पे है मटेरियल में, और किस सिचुएशन में स्टडी करते रहते हैं, किस तरह के मटेरियल का स्टडी करते हैं तो सोम कहलाता है, और किस सिचुएशन में मटेरियल का स्टडी करते रहते हैं, डिफॉर्मेशन का लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक डिफॉर्मेशन के अंडर में स्टडी करते हैं तो वो सोम के अंदर में आता है। ये सब बातों के बारे में स्टडी जानकारी मिला होगा, और क्लियर कट इंट्रोडक्शन का कुछ पॉइंट समझ में आने लगा हो कि सोम है क्या। ठीक है, तो अगला स्टार में हम लोग पढ़ेंगे वही कि अब बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए है, चूंकि सोम डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए है तो पूरी बॉडी को, एक बॉडी को लेकर के फ्रैक्चर पॉइंट तक डिफॉर्म कराएंगे, और उसका हर एक ग्राफ के हर एक पार्ट का स्टडी करेंगे, और तब उसके बाद हम लोग सोम का कौन सा हिस्सा है उस ग्राफ में, सोम कहाँ तक डिफाइन किया गया है सोम को, उसको अलग छांटेंगे, और फिर हम लोग कम्प्लीटली सोम का इंट्रोडक्शन करके और आगे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रेस को, और धीरे धीरे आगे की बातों को हम खोलते जाएंगे सोम के लिए। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही तक करेंगे, अगला हम वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। इंट्रोडक्शन का ही सेकंड स्टार रहेगा हमारा, वो है हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और हुक्स लॉ। चलिए, थैंक यू।
ओके फ्रेंड, कल सोम का इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बात किए थे हम कि सोम है कहाँ पे, और उसके बारे में बताए थे कि किस सिचुएशन में और किस तरह के मटेरियल का स्टडी करते रहते हैं। तो हम लोग सोम के अंदर में स्टडी करते रहते हैं, इसके बारे में बताए थे। तो वहाँ पे बात किए थे कि और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए, चूँकि सोम डिफॉर्मेबल बॉडी का केस है और डिफॉर्मेबल बॉडी में भी कितना हिस्सा तक डिफॉर्मेशन के अंदर में सोम को रखा गया है, यानी सोम में स्टडी करते हैं तो कहाँ तक का डिफॉर्मेशन का स्टडी होता है सोम के अंदर में, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व। इलास्टिक डिफॉर्मेशन दो प्रकार का होता है। यदि कोई मटेरियल को डिफॉर्म किया जाता है तो उसका ग्राफ जब बनाया गया, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जब बनाया गया, तो पता चला कि इसके कुछ पार्ट लीनियर्स थे और कुछ पार्ट नॉन लीनियर थे। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसी बेसिस पे टू टाइप का डिवाइड किया गया, टू टाइप में बांटा गया, लीनियर डिफॉर्मेशन एंड नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन एंड नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन। तो चलिए हम एक क्रियाकलाप से यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एक माइल्ड स्टील का टेस्ट करेंगे और उसी का कर्व के ऊपर हम सारा डिफॉर्मेशन का स्टडी करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ तक के डिफॉर्मेशन में सोम को अप्लाई किया गया है, सोम के अंदर में कितना डिफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमने पहले माइल्ड स्टील उठाया एक और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इसको टेस्ट किया। एक रड है स्टील का जिसका लेंथ शुरुआती में लेंथ है L, इसके ऊपर P फोर्स लगाना स्टार्ट किए, ये कांस्टेंट रेट से P फोर्स लगाना इस पर स्टार्ट किए हैं हम, ठीक है। और इसके डिफ्लेक्शन, इसके एलोंगेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ, यानी कि एलोंगेशन का दूसरा टर्म चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ के रूप में हम लेंगे, जिसको स्ट्रेन कहा गया है। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना लेंथ का चेंजिंग हो रहा है फोर्स लगाने पे, उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। और पर यूनिट नॉर्मल एरिया, फोर्स के नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के नॉर्मल डायरेक्शन का एरिया में पर यूनिट नॉर्मल एरिया में लगने वाले फोर्स को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कह रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। इन दोनों के बीच हम एक ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ किस तरह से इस माइल्ड स्टील के लिए बिहेव कर रहा है, इस रड के लिए बिहेव कर रहा है। तो चलिए, सारा काम यहाँ पे होगा, प्रैक्टिकली काम यहाँ पे हो रहा है और उसका ग्राफ यहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें शुरुआती में P फोर्स लगाया गया तो ये रड धीरे धीरे एलोंगेट हुआ, रड धीरे धीरे एलोंगेट हुआ, एलोंगेट होते 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 एक पॉइंट हम इंडिकेट किए हैं ए पॉइंट तक गया, एलोंगेट होकर के ए पॉइंट तक गया। इसको अलग से एक पॉइंट मार्किंग इसलिए किया गया है कि जीरो से लेकर के ओरिजिन से स्टार्ट होकर के एलोंगेशन ये पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन कर्व देता है। एक स्ट्रेट देखा गया कि ए पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन कर्व हुआ, ए के बाद एक स्ट्रेट लाइन डिफॉर्मेशन अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, बदल रहा था। तो वहीं पे हम लोग एक पॉइंट मार्किंग किए जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में ही प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो जीरो से लेकर के, यानी कि ओरिजिन से लेकर के ए तक ये कर्व कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। देखिए, इलोंगेशन यहाँ हो रहा है, फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं और उसका डायग्राम यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पे जीरो है आपका, ये ओ ओरिजिन मान लीजिए, यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ से लेकर के कोई मार्कर नहीं चल रहा, यहाँ से लेकर के ए पॉइंट तक का जो एलोंगेशन हुआ है, इसमें कर्व आया है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो यहीं पे हुक्स लॉ, इसी पोर्शन के लिए हुक्स लॉ दिया गया था। हुक्स ने एक नियम दिए थे और इस डायग्राम से, यानी कि इस क्रियाकलाप से ही उन्होंने बताया था, बोला था अपने लॉ को कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का विथिन प्रोपोर्शनल लिमिट, विथिन प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर तक
प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर तक, हालांकि वो इलास्टिक लिमिट तक के लिए बोले हैं क्योंकि इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में हम अंतर बताएंगे आपको। ये है बी जो है वो इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट वह पॉइंट होता है जहाँ तक आप किसी चीज़ को एलोंगेट करके और उसको फोर्स से फ्री करते हैं, जहाँ तक आप किसी चीज़ को एलोंगेट करके फोर्स से फ्री करते हैं तो पुनः वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो वह पॉइंट होता है उसके लिए इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे ये था प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट बी क्या है, बी है इलास्टिक लिमिट, बी है इलास्टिक लिमिट। बी तक खींचने के बाद भी अगर आप उस रड को छोड़ देते हैं तो पुनः ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए बी को कहा गया इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ए और बी के बीच बहुत ही कम डिस्टेंस रहता है, ए और बी लगभग आसपास ही रहते हैं, इसीलिए दोनों को लगभग एक जगह भी माना जाता है प्रैक्टिकली पर्पस से, अगर किस कैलकुलेशन पर्पस हो भी से। तो हुक्स ने अपने लॉ में बोले कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट या विथ इन प्रोपोर्शनल लिमिट तक माने तो, अगर दोनों को एक जगह माने तो इलास्टिक लिमिट लिया जाएगा, और अगर दोनों को अलग अलग मानते हैं तो आपको प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला बना, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन, यहाँ से हुक्स का लॉ के अनुसार फार्मूला बना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रोपोर्शनल इलास्टिक लिमिट तक आ गए हैं तो बात कर लेते हैं कि विथ इन इलास्टिक लिमिट, विथ इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर में जब तक हम लोग स्टडी करते रहते हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर में जब तक हम लोग डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन, स्ट्रेस का कैलकुलेशन, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टॉर्सन या डिफरेंट टाइप्स के स्टडी जितने भी करते हैं बॉडी के ऊपर इलास्टिक लिमिट के अंदर में, तो हमारा सारा का सारा स्टडी सोम के अंदर में माना जाता है, यानी कि सोम इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड है। यहाँ से आगे अगर मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है तो उसका स्टडी हम लोग सोम के अंदर में नहीं करते, उसका स्टडी हम लोग सोम के अंदर में नहीं करते हैं। तो बी पॉइंट तक का जो डिफॉर्मेशन है ऐसे भी वो उसका नाम दिया गया है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स अगर हम दोबारा अगर फोर्स को हटाते हैं तो वो पुनः ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा। बी पॉइंट के आगे का जो डिफॉर्मेशन होगा इस रड के अंदर में, बी पॉइंट के बाद भी अगर हम लोड लगाते हैं और वो आगे बढ़ता है तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि बी पॉइंट से लेकर के फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना भी डिफॉर्मेशन हुआ है इस रड के अंदर में, बी पॉइंट से लेकर के फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना भी डिफॉर्मेशन इस रड के अंदर में होगा उसको हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन को भी दो पार्ट में कैटेगरी किया गया, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का केस में ही हम लोग सारे डिफ्लेक्शन वगैरह का कैलकुलेशन करेंगे सोम के अंदर में, और स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब का कैलकुलेशन करेंगे, तो वो सारा का सारा पढ़ाई हमारा सोम के अंदर में होगा। बाकी प्लास्टिक एनालिसिस स्टील में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का भी स्टडी करवाया जाएगा। चलिए अब हम लोग इस कर्व के पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि और आगे इसको एलोंगेट कराने पर, डिफॉर्मेशन कराने पर क्या क्या सिचुएशन होता है और क्यों ऐसा इस तरह का कर्व बिहेव कर रहा है। चलिए ठीक है, तो अभी तक हम लोग आए थे बी तक, इलास्टिक लिमिट बी, यहाँ लिखते जाइएगा आप लोग वीडियो को रोक करके। ए है प्रोपोर्शनल लिमिट, और प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब आपको बताया जा चुका है कि यहाँ तक ये दोनों वेरिएबल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और बी के बारे में लिख लीजिएगा, बी है आपका इलास्टिक लिमिट, ए और बी के बीच में कर्व जो है हल्का स्ट्रेट लाइन नहीं, हल्का कर्व हो जाता है, डिफॉर्मेशन हल्का कर्व होता है, इसी वजह से ए और बी को अलग अलग जगह पे रखा गया है। ठीक है, बट बी तक अगर आप करके छोड़ते हैं तो ये कहलाता है आपको, बी तक एलोंगेट करके छोड़ते हैं तो वापस पुनः पोजीशन में आ जाता है अपना ए, तो बी को कहा गया है आपका इलास्टिक लिमिट, बी को इलास्टिक लिमिट। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, ए है प्रोपोर्शनल लिमिट, ए है इलास्टिक लिमिट। चलिए सी एंड डी के बारे में देखते हैं, वो क्या है और कर्व हमारा ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, सी को कहा जाता है अपर यील्ड पॉइंट, सी को कहा जाता है अपर यील्ड पॉइंट। अब ये यील्डिंग क्या है, यील्ड पॉइंट कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। क्या होता है कि बी पॉइंट के बाद भी अगर आप फोर्स को लगाते हैं तो उसके अंदर में यील्डिंग, रड के अंदर में परमानेंट यील्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसके प्लेट्स अंदर से कार्बन और फेरस के बना होता है स्टील, तो अंदर से प्लेट्स क्या होते हैं,
परमानेंटली टूटना स्टार्ट करते हैं। अंदर से प्लेट्स क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट होता है, स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है सी तक जाते जाते। उसका अंदर का जो कार्बन फेरस ये सब का प्लेट्स है वो क्या होता है, स्लाइड करना एक दूसरे पर स्टार्ट कर देता है, यानी कि इल्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सी पॉइंट तक, सी पॉइंट एक अपर स्ट्रेस का वैल्यू है, मैक्सिमम स्ट्रेस का वह वैल्यू है जहाँ पे इल्डिंग होना स्टार्ट होता है। हालांकि ये परमानेंट इल्डिंग पॉइंट नहीं है, परमानेंट इल्डिंग पॉइंट नहीं है, ये अपर इल्ड पॉइंट है। और डी लोअर इल्ड पॉइंट है। डी क्या है, लोअर इल्ड पॉइंट है। ये डी का वैल्यू कम हो जाता है क्योंकि जब प्लेट्स, कार्बन के प्लेट्स स्लाइड करते हैं तो थोड़ा सा फोर्स को रिलीज करता है, थोड़ा सा फोर्स को आपको कम भार पड़ेगा उसको खींचने में अब, क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स अपना रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। सेल्फ उन लोग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग का कनेक्शन टूट जाता है रीअरेंजमेंट करने के दौरान, इसीलिए वो आपको फोर्स, वो खिंचाने के लिए आपको फोर्स का रिक्वायरमेंट कम करता है, यानी कि आप डी पॉइंट पे चले जाते हैं, स्ट्रेस का वैल्यू घट जाता है। आप कम फोर्स भी लगाते हैं तो कंटिन्यूअसली वो बिना एक फिक्स फोर्स पर, इससे कम फोर्स पर भी कंटिन्यूअसली आप फोर्स का मान नहीं भी बढ़ाइएगा तो अपना डिफॉर्मेशन वो दिखाते रहता है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके कार्बन्स के प्लेट्स के बीच में रीअरेंजमेंट होते रहता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट का काम चलते रहता है। तो डी है लोअर यील्ड पॉइंट, यानी कि ये स्ट्रेस का वह वैल्यू है जिसको आप कांस्टेंट रूप से लगाते रहिएगा, तब पर फिर भी नहीं भी बढ़ाइएगा या घटाइएगा फिर भी डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहेगा, यानी कि यील्डिंग का काम चलता रहेगा। अंदर में प्लेट्स का रीअरेंजमेंट होते रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट होता है लोअर यील्ड पॉइंट, क्योंकि ये एक फिक्स यानी कि कांस्टेंट वह मान है जो यील्डिंग के लिए यूज होता है, यील्डिंग का कैलकुलेशन के लिए यूज होता है कि भाई मटेरियल किस फिक्स वैल्यू पर यील्डिंग अपना शो करता है, तो वो है डी वाला स्ट्रेस, डी पॉइंट का स्ट्रेस। सी पॉइंट का स्ट्रेस का मान का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप जो मटेरियल का यील्डिंग करवा रहे हैं, जिस मटेरियल का यील्डिंग करवा रहे हैं उस पर रेट ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है, उस पर रेट ऑफ लोडिंग कैसा है, किस रेट से उस पर लोडिंग लगा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से खींच दे रहे हैं या स्लो से लोडिंग दे रहे हैं। ज़्यादा तेज़ी से खींचिएगा तो उसका अपर यील्ड पॉइंट का वैल्यू कम जाता है, क्योंकि झटका से वो जल्दी से उसका प्लेट्स टूटने लगते हैं। और अगर आप स्लो मोशन में इस पर लोडिंग लगाते हैं तो हो सकता है कि इसका अपर यील्ड पॉइंट का वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे किसी चीज़ पर लोड देने पर उसको रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी कि वो आराम से लोडिंग आता है तो उसको झेलने का क्षमता उसके अंदर में ज़्यादा होता है। आप झटका से अचानक से लोडिंग दीजिएगा तो उसको मैनेज करने में उसको दिक्कत होता है, तो हो सकता है कि वो अपर यील्ड पॉइंट का वैल्यू कम हो जाए। तो रेट ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है अपर यील्ड पॉइंट का मान, अपर यील्ड पॉइंट का मान रेट ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है, और इसका मान चूंकि फिक्स नहीं रहता है इसीलिए ये उतना, इसका वैल्यू, इस स्ट्रेस का वैल्यू उतना मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज ए डिजाइनिंग पर्पस। वो केवल एक दिखने के लिए है कि भाई यील्डिंग होना स्टार्ट कहाँ पे हुआ था। बट डी जो लोअर यील्ड पॉइंट है ये एक फिक्स मान है जिस पर मटेरियल कंटिन्यूअस यील्डिंग अपना शो करते रहता है। तो हम लोग एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं, ये है आपका बी है इलास्टिक लिमिट और ये डी है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। बी और डी को अगर प्रोजेक्ट करते हैं आप स्ट्रेस कर्व पे, स्ट्रेस लाइन पे, तो इन दोनों के बीच में बहुत कम मात्रा का फर्क रहता है, दोनों लगभग आसपास ही आते हैं, इन दोनों का वैल्यू लगभग स्ट्रेस का आसपास ही आता है। तो एज ए डिजाइनिंग पर्पस यहाँ पर का यील्डिंग स्ट्रेस को ही मान लिया जाता है डिजाइन स्ट्रेस। यील्डिंग स्ट्रेस को डिजाइन स्ट्रेस के रूप में रखा जाता है। डिजाइन करने के लिए मटेरियल को यूज करते हैं हम लोग यील्डिंग स्ट्रेस को, क्योंकि ये लगभग इलास्टिक स्ट्रेस और यील्डिंग स्ट्रेस दोनों आसपास ही रहते हैं। तो डिजाइनिंग पर्पस में हम लोग यूज करते हैं क्या, इस लोअर यील्ड पॉइंट के स्ट्रेस को, ना कि अपर यील्ड पॉइंट के स्ट्रेस को। तो ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी है लोअर यील्ड पॉइंट। तो हम लोग बात किए सी एंड डी के बारे में। सी है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट के बारे में, यील्डिंग के बारे में बताएं कि अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है जहां से यील्डिंग होना स्टार्ट होता है। लोअर यील्ड पॉइंट यील्डिंग का वह वैल्यू, यील्डिंग स्ट्रेस का वह वैल्यू, वह कांस्टेंट वैल्यू जिस पे कंटिन्यूअस यील्डिंग डी और ई के बीच में हो रहा है। ठीक है, यह है लोअर यील्ड पॉइंट। तो इस दोनों में डिफरेंस भी बताएं। इस दोनों के बीच का जो स्ट्रेसेस का डिफरेंस है वो, उसका आने का रीजन केवल एक ही होता है, अंदर के कार्बन्स के प्लेट्स को रीअरेंज होना, ठीक है।
अब हम लोग कुछ डी एंड ई के बीच का बात करते हैं, डी एंड ई के जोन के बारे में, जहाँ पे स्ट्रेस का मान कांस्टेंट है फिर भी स्ट्रेन क्या हो रहा है, आ रहा है कंटिन्यूअसली, एक फिक्स स्ट्रेस पर स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ये डी ई एक जो रीजन है ये कहलाता है इल्ड प्लेट्यू रीजन, इल्ड प्लेट्यू रीजन। इसमें प्लेट्स क्या होते रहते हैं, प्लेट्स की इल्डिंग होते रहता है, यानी कि अंदर में रीअरेंजमेंट चलते रहता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स खुद से अपने आपस में ही रीअरेंज करते रहते हैं। तो बाहर से आने वाले लोडिंग पर उन लोग का उतना असर नहीं दिखता है, बाहर से आने वाले कम लोडिंग, फिक्स लोडिंग पर भी वो अपने आप को डिफॉर्म कराते रहते हैं, क्योंकि वो खुद रीअरेंज होते रहते हैं डी एंड ई रीजन के बीच में, डी एंड ई रीजन के बीच में, इसीलिए इसको कहते हैं इल्डिंग प्लेट्यू रीजन, इल्ड प्लेट्यू रीजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला रीजन ई एंड एफ के बारे में। देखिए डी एंड ई के बीच में प्लेट को जितना अंदर में मॉलिक्यूल्स को जितना रीअरेंज होना था वो हो चुका होता है, और फिर से दोबारा उन लोग इंटरनल कनेक्शन मजबूत कनेक्शन बनाते हैं बाहर से आने वाले फोर्सेस से लड़ने के लिए। तो डी से ई के बीच जाते जाते उन लोग अपना कनेक्शन दोबारा बना लेता है बाहर से आने वाले लोडिंग से लड़ने के लिए, और फिर ई के बाद आप अगर लोड लगाते हैं तो अब डिफॉर्मेशन होने में उसको ज़्यादा लोड चाहिए, अब उन लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार है, और आप ज़्यादा लोड लगाइएगा तब वो अगेन डिफॉर्म होगा, क्योंकि अपने अंदर उन लोगों का जो कमजोरी था उसको मजबूत करने का कोशिश किया उन लोग अपना सेल्फ प्लेट को चेंज करके, सेल्फ रीअरेंजमेंट को चेंज करके ई तक जाते जाते ऐसा काम उन लोग कर लिया। इसके बाद अगर आप और डिफॉर्मेशन कराना चाहते हैं तो आप फिर से वो लड़ने के लिए तैयार है और आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। तो ई एंड एफ को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, यानी कि आपको इसमें स्ट्रेन कराने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस को लगाना पड़ता है। देखिए इसका वैल्यू अपर होने लगा, इसीलिए ई एंड एफ को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ऐसे एफ पूरे डायग्राम के अंदर में एफ मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, इसलिए इस मटेरियल के लिए कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एफ अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, एफ को बोला जाता है, और ई और एफ रीजन को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, क्योंकि मटेरियल उसमें बहुत हार्डली बिहेव करता है, बहुत हार्डली बिहेव करता है। अगली बात करते हैं हम लोग एफ एंड जी रीजन के बारे में, एफ एंड जी रीजन के बारे में। फिर अगेन अब ये फाइनली क्या होते हैं, अपना फाइनली क्रैकिंग पोजीशन पे पहुंच जाता है। अब इतना स्ट्रेस आ गया है इसके अंदर में कि अभी लोग सह नहीं सकते, तो अब ये क्या करते हैं, टूटना स्टार्ट होते हैं। तो टूटने के कुछ देर पहले स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन बनाते हैं। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग का मतलब क्या होता है आपको बताएंगे। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग के पहले आपका एक पॉइंट पढ़ना था नेकिंग, एफ पॉइंट के बाद नेकिंग होना स्टार्ट होता है। हालांकि ई पॉइंट से ही नेकिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखता है एफ पॉइंट से। नेकिंग जोन है ये, नेकिंग जोन भी कहलाता है। नेकिंग में क्या होता है कि इसमें अपना लोकल इनस्टेबिलिटी के कारण मटेरियल के अंदर में इतना एरिया कम जाता है तनाते कि अब लोकल इनस्टेबिलिटी आ जाता है आपस में मॉलिक्यूल के बीच में, और लोकल इनस्टेबिलिटी के कारण वो अपना एरिया अपना एरिया को डिफॉर्म करने लगता है, सेल्फ अपने एरिया को क्या करने लगता है, घटाने लगता है। वो मॉलिक्यूल्स बाहर के स्ट्रेस के वजह से नहीं, अपने आप एरिया को उन लोग क्या करने लगता है, घटाने लगता है लोकल इनस्टेबिलिटी के कारण, और लोकल इनस्टेबिलिटी के कारण अपना एरिया को घटाने लगता है खुद ब खुद। इसी को बोला जाता है नेकिंग होना, इसी को बोला जाता है नेकिंग होना। और इसी के वजह से ई एफ जी जोन में सॉफ्ट के तरह बिहेव करता है। आपको लगेगा कि मटेरियल बहुत सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि आपको भार ही नहीं पड़ेगा उसको खींचने में, बिल्कुल कम भार पड़ेगा, सॉफ्ट के तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो सेल्फ अपना लोकल इनस्टेबिलिटी के कारण अपने एरिया को घटाने लगते हैं। तो और अंत में फिर जी पॉइंट तक जाते जाते फ्रैक्चर हो जाता है, मटेरियल आपस में आप डिस्कनेक्ट होते दिखाई देंगे, आप लोग कंप्लीटली आपको बाहर से फ्रैक्चर होते दिखाई देगा। बट एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर ए कप एंड कोन टाइप का एक सेक्शन बनाता है, यानी कि एक कोन टाइप का बनेगा, एक कप टाइप का बनेगा। टूटते टाइम, माइल्ड स्टील टूटते टाइम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री वाला प्लेन में ये 45 डिग्री वाला प्लेन में ये क्रैक करता है, यानी कि शियर में टूटता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, इसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री पर सबसे कमजोर प्लेन है, और ये माइल्ड स्टील इसी प्लेन में टूटेगा पहले, 45 डिग्री पर वाला प्लेन में टूटेगा पहले इन द शियर प्लेन, ए मैक्सिमम शियर प्लेन है।
ठीक है, ये आपको बढ़िया से आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन सब आएंगे तो वहाँ भी प्रूफ होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ भी प्रूफ होगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री पर मैक्सिमम शियर प्लेन है। इसी प्लेन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, सबसे पहले क्रैकिंग आएगा इसमें। तो ये टूटते टाइम कोन एंड कप टाइप का एक शेप बनाता है माइल्ड स्टील। तो और ये क्रियाकलाप आपको होता है जी पॉइंट पे, इसलिए जी को बोला जाता है फ्रैक्चर पॉइंट और एफ को बोला जाता है अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, अल्टीमेट वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर से एक बार इधर ऑरिजिन से लेकर के डी तक, ऑरिजिन से लेकर के डी तक लगभग टोटल लेंथ का 0.12% डिफॉर्मेशन हो जाता है। टोटल लेंथ जितना बड़ा रड का लेंथ है उसका, उस लेंथ का 0.12% का डिफॉर्मेशन आपको डी पॉइंट तक जाते जाते ही हो जाता है, ए से ओ से डी पॉइंट तक। ठीक है, इसके बाद आपका ई पॉइंट तक जाते जाते लगभग 1.2 to 1.5% का डिफॉर्मेशन हो जाता है टोटल लेंथ का। टोटल लेंथ का 1.2 से 1.5% का डिफॉर्मेशन हो जाता है आपको ई पॉइंट तक जाते जाते। इसके बाद आपको एफ पॉइंट तक जाते जाते 10 to 15% का डिफॉर्मेशन हो जाता है टोटल लेंथ का। और अंत में फ्रैक्चर पॉइंट तक जाते जाते, माइल्ड स्टील का केस है ये सारे के सारे जो परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है माइल्ड स्टील के लिए है। और ये लास्ट में फ्रैक्चर करते टाइम लगभग 25 to 40% तक डिफॉर्मेशन इसका मैक्सिमम हो सकता है एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर। तो बस यही है केस इसका, पूरा डिफॉर्मेशन का कहानी है। पूरा डिफॉर्मेशन का कहानी इसलिए दिखाएं क्योंकि हम लोग को सोम कहाँ तक पढ़ना है ये आपको क्लियर कट नजर आए। और ऐसे भी डायग्राम, माइल्ड स्टील का ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट के बारे में इसको वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। हर एक पॉइंट के बारे में हम कहीं ना कहीं कुछ बोले हैं कि ये क्या है और कैसे हो रहा है चीज़ों को। चलिए, इसके बारे में PDF के फॉर्म में हम आपको रिटन नोट्स भी भेज देंगे। बाकी अगर आपको हैंड रिटन नोट बनाना है तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं क्योंकि सारा बातें बोला गया है कहीं ना कहीं। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग सोम का पॉइंट लेकर आएंगे। अभी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग अब सोम को डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है और टाइप ऑफ फेलियर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।